नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि एस पांडे की बुक कवर करे थे पेपर 2 के लिए, तो चैप्टर 11 हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जिसका क्या नाम था, भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ। तो अभी तक देखो इसमें हम लोगों ने जो कि आपका ये आधुनिकीकरण तक का जो कि टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज देखो यहाँ से लेके आपका जो कि भारत में आर्थिक विकास और इसके परिणाम, जो ये टॉपिक इतने सारे टॉपिक है, इसको जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब बाकी जो शेष पार्ट बचता है, इसको जो कि हम लोग की एक अगला वीडियो बनेगा, वहाँ पर ये बाकी के जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से देखो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे, आपके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही का चैनल है, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये जो कि यहाँ पे आपको कंटेंट, हर चीज़ें जो कि आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम से संबंधित चीज़ें होती हैं वो हिंदी मीडियम के लिए मिलता रहेगा आपको। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो जो आज का टॉपिक क्या है आपका, हमने आधुनिकीकरण देख लिया था। आज का जो ये टॉपिक, इसमें देखो 3 टॉपिक बताया जा रहा है एक साथ, विकास, नियोजन एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखो यहाँ पे जो नियोजन वाला टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि अब देखो जो आपका योजना आयोग था वो भी खत्म हो चुका है। और इसमें जो कि वही पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पूरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बातें हो गई थी, वही सब बातें हैं जो कि मुझे कुछ खास लगा नहीं कि कुछ ऐसा डेटा फैक्ट समथिंग है जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वजह से जो कि ये नियोजन वाला टॉपिक हम लोग स्किप करेंगे, विकास और मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखेंगे। क्योंकि देखो विकास का भी टॉपिक कुछ खास नहीं है, लेकिन विकास से जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से हम इस टॉपिक को देखेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इस वाले टॉपिक में, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखो सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे समझो क्या कहा जा रहा है, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं, फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो देखो कहा जा रहा है जो सामाजिक विकास है इसके जो कि निम्न लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? देखो सामाजिक, किसी भी देश के सामाजिक विकास का क्या क्या लक्ष्य होता है कि पहला बोला जाए, पहला पॉइंट, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना, यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करना। ये आपका सामाजिक विकास का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। साथ ही देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है जो सामाजिक न्याय है इसका सुनिश्चित करना। ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप जब संसाधन, लाभ और आय का जब समान वितरण करोगे तब जो कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। तो ये भी आपका सामाजिक विकास का एक लक्ष्य है। साथ ही बोला जाता है जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण ना हो, बल्कि इस शक्ति का जो कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि जो कि सत्ता किसी एक जगह यानी जो आपका राजशाही है वो चीज़ें ना देखने को मिले। तो ये भी एक तरह से अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तो जो विकास कार्यक्रम होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जो कि संचालित होते हैं। फिर इसमें इसका जो लक्ष्य जो बताया वो देखो मानव संसाधन का विकास, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका हमको अच्छे से डेवलप करना है, ताकि इसका जो लाभ लेकर जो भी हमारे सामाजिक विकास है उसका जो कि हमको लाभ मिले। तो इस तरह से ये विकास के हमने कुछ लक्ष्य देखे। अब देखो यहाँ पे बताया जाए कि भारत में जो कि विकास की अवधारणा, विकास कैसे कैसे हुआ 3-4 स्तर पे आज़ादी के बाद से, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले देखो यहाँ पे जो विकास है उसकी बात की जा रही है, स्पष्ट है सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ सामाजिक न्याय को भी जोड़ा गया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, ऊर्जा के नए स्रोतों का ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना को प्रमुखता दी जा रही है। मतलब कि अब जो विकास की बातें वो इनसे भी इन चीज़ों से खासकर आज के समय में जोड़ी जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में जो विकास की स्थिति हुई है 3-4 स्टेप है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कैसे हुआ है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, बताया चूँकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है, इसलिए विकासवादी योजनाओं में नगरीय विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत से कार्यक्रमों जैसे आपका देखो सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज और सहकारी संस्थाएं इत्यादि 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में ग्रामीण विकास हेतु आरंभ की गई थी। 3 दशकों मतलब 1970 से लेकर 2000 के बीच की बात कर रहा है। इस टाइम में जो कि ग्रामीण विकास के लिए भी काफ़ी जो कि प्रयास किया गया था। इस तरह की बातें यहाँ पे आपको कर रहा है। अब देखो कहा है विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद जो अब तक विकास हुआ है उसको हम जो कि 3-4 अवस्था में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बोला जाएगा प्रथम अवस्था, जो पहली अवस्था जो कोशिश की गई कि भारत का कैसे विकास होगा, तो देखो बताया जो प्रथम अवस्था था इसमें बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद विकास का मुख्य अर्थ था आर्थिक विकास माना गया। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको ये सबसे पहले ये महसूस हुआ कि अगर हम अपने देश के आर्थिक विकास करेंगे तभी हमारे देश का जो कि विकास हो पाएगा। तो देखो ये जो थ्योरी थी इस आपका जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, यानी जो टपकन का सिद्धांत है, इस पे आधारित थी कि अगर हमारा आर्थिक विकास होगा तो स्वतः जो कि अन्य क्षेत्रों का भी विकास इसके साथ साथ हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद हमारी जो विकास की दूसरी अवस्था आती है। विकास की नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल आर्थिक वृद्धि से ही विकास संभव नहीं है, अतः आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना भी होगा, तभी जो कि हमारा विकास हो जाएगा। यानी सेकेंड फेज में बोला जा रहा है कि अब केवल आर्थिक वृद्धि नहीं करना है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमको जो कि सामाजिक जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन हमको लाना होगा, तभी हम जो कि विकास कर पाएंगे। इसके स्वरूप क्या हुआ, विकास की इस नीति के तहत आधुनिकीकरण के पक्ष पर जोर दिया गया, यानी जो हमारा जो धार्मिक रूढ़िवादिता था उसको जो कि
खत्म करना है और जो आधुनिक मूल्य है उनकी ओर जो कि हमको जो कि अग्रसर होना है। अगर हम जो कि अपनी सामाजिक संरचना में इस तरह से परिवर्तन करेंगे तब जाके जो कि हम अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह से परिवर्तन करेंगे तब जाके हम जो कि विकास के लक्ष्य को पा सकेंगे। तो ये हमारी दूसरी अवस्था में प्रयास था। फिर देखो अब तीसरी अवस्था में बोला जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दोनों अवस्था का हमने देख लिया तो इससे भी ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, तो अब बोला जा रहा है कि हमारी विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए। तीसरी अवस्था में बताया जा रहा है जिसमें देखो जिससे आधुनिकीकरण एवं आर्थिक प्रगति हो लेकिन मानवीय मूल्यों की उपेक्षा न की जाए। यानी कि हमको जो कि आधुनिकीकरण करना है, आर्थिक प्रगति करना है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है जो मानवीय मूल्य है वो उपेक्षा ना, यानी ह्यूमन रिसोर्स का भी अच्छा से अच्छा हम उपयोग कर सके। अर्थात विकास की प्रक्रिया में मानवीय पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी अवस्था को वैकल्पिक विकास की अवधारणा का विकास हुआ। मतलब इसी अवस्था में देखोगे जो आपका अल्टरनेटिव डेवलपमेंट का जो बात हुआ उसकी अवधारणा का वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिला है। यानी ह्यूमन रिसोर्स का भी हमको जो कि अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो चौथी अवस्था आती है विकास की डेवलपमेंट की, जिसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव स्टेज के नाम से जाना गया, जिसमें देखो बोला गया कि हमको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने देश का विकास कर रहे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ा है, तो ऐसा नहीं। हमको जो कि विकास इस तरह से करना कि हमारा तो लाभ हो, साथ ही साथ जो विश्व जगत है उसका भी लाभ हो। तो ये एक और बृहद अवधारणा हमारे विकास में जो कि जुड़ गई, जो क्या कहला है आपका रिफ्लेक्सिव स्टेज। देखो इसमें बोला गया विकास इस तरह हो जहां मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न न हो। जैसे आपको एक तरह से ये बोला गया कि जो आपका सतत विकास है उस तरह का विकास के कॉन्सेप्ट की बात करता है। अर्थात विकास को विश्व के पैमाने पर आंकने की चेष्टा की गई और इस अवस्था में राष्ट्रीय विकास हेतु ऐसी विकास नीति की चर्चा की गई जो अंतर्राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप हो। यानी आप जैसे कह लो जो सतत विकास की कॉन्सेप्ट है वो चौथी अवस्था में हमको देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पर वही आपका नियोजन वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये जो आपका नियोजन वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे आपको बताया वही सब पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, ये सब चीज़ें बात करें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए हम इसको स्किप करें। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार बुक रीडिंग ऐप आपका टेलीग्राम चैनल में PDF वगैरह दिया गया है, वहाँ से आप जो कि रीडिंग कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखते हैं जो आपका मिक्स्ड इकॉनमी रहा है भारतीय समाज का, इसको हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो, इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर एकमतता नहीं है। फलतः मोटे रूप से विकास में 3 प्रमुख मॉडल हैं। किसी भी समाज का विकास के देखो 3 मॉडल मुख्य रूप से आपको उपलब्ध। पहला पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल, तीसरा है मिश्रित मॉडल। ये 3 तरह के मॉडल की बात यहाँ पे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपका विकास का पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल है, विकास एवं आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है और अर्थव्यवस्था का संचालन खुली बाजार की शक्तियों के द्वारा करने पर बल देता है। यानी जो आपका ये पूंजीवादी मॉडल है, पहला वाला मॉडल, इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो कि राज्य का हस्तक्षेप जो कि बाजार में यानी अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम रहेगा, ना के बराबर, और यहाँ पे जो कि बाजार को ओपन किया जाएगा, पूरी खुली व्यवस्था, यानी बाजार जैसे चल रहा है उस आधार पर जो कि वस्तुओं की कीमतों का, उत्पाद का, निर्यात का, आयात का वो जो कि डिसीजन होता रहेगा बाजार के आधार पर, ना कि इस पर जो कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। तो इस तरह की बात हुआ। जो आपका दूसरा समाजवादी मॉडल है, इसमें क्या बोला कि इसमें जो गवर्नमेंट पूरी तरह से जो कि आपके बाजार पर नियंत्रण रखती है, जैसी ज़रूरत होती है लोगों को उस हिसाब से उस चीज़ ज़रूरत उस सामान को अवेलेबल कराती है और उसके दाम तय करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल पूरी से है, और जो पूंजीवादी मॉडल इसमें गवर्नमेंट का रोल पूरी तरह से नहीं है, बल्कि एकदम ना के बराबर है। इसेंशियल चीज़ को छोड़कर किसी चीज़ पर रोल गवर्नमेंट का जो कि रोल नहीं होता है। फिर देखो थर्ड जो मॉडल है मिश्रित मॉडल, इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होगा, गवर्नमेंट होगी प्लस आपका प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण भी होगा। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और जो कि खुला बाजार दोनों की बातें यहाँ पे साथ साथ किया जा रहा है। ये आपका मिश्रित मॉडल है। तो यही सब बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बातें यहाँ पे देखते हैं, क्या इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। मतलब भारत में जब आज़ाद हुआ तब वो दुविधा में था कि हम पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था मॉडल है उसको अपनाएं या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत ने क्या किया, दोनों अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप से जो कि एक सामूहिक रूप तैयार किया, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था उसको अपनाने की कोशिश की है भारत ने। जैसे देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्य ने स्वयं एक व्यवसाय के रूप में बड़े बड़े उद्योगों जैसे स्टील, विद्युत उत्पादन आदि की स्थापना की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, रेलवे तथा डाकघर की सेवाएं आदि को लोक उद्यम के अंतर्गत देखा गया। कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए भी आरक्षित कर दिया गया जिससे व्यक्तिगत उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। कुछ उद्योग जैसे कपड़ा, सीमेंट उद्योग इसमें दोनों देखो जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का हस्तक्षेप था यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कुछ हद तक जो कि निजी इंडस्ट्री के लोग जो है वो भी आ सकते थे और सरकारी भी जो कि इन उद्योगों में जो कि हस्तक्षेप अपना रखती थी। और साथ ही देखो अन्य क्षेत्र भी ऐसे थे जैसे देखो स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, इन मुद्दों पर भी जो कि प्राइवेट लोगों को प्राइवेटाइज इसको कुछ हद तक किया गया और साथ ही जो कि गवर्नमेंट का भी रोल इसमें जो कि साथ साथ बना रहा। मतलब ये एक दूसरे के सहयोग से कार्य
कार्यरत रहते थे आपका जो स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात था, ये सब के क्षेत्र में। अब देखो बोला जाए कि 1990 के दशक में क्या हुआ, हमारी जो कि नई इकोनॉमी पॉलिसी आई, जिसके तहत जो कि कुछ शर्तें रखी गई कि जैसे उसके द्वारा उसका क्या परिणाम हुआ कि हमारे बाजार को जो कि खुलापन लाया गया। मतलब जो आपका कल जो पूंजीवाद मॉडल था कि बाजार को आप खुला छोड़ दीजिए, उस पर जो कि गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। साथ ही निजीकरण को जो कि प्रमोट किया गया और वैश्वीकरण पर जो कि जोर दिया गया, जो आपकी नई आर्थिक नीति हमारी आई थी उसके तहत। तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आगे कि सरकार द्वारा चलाए गए उपक्रमों का निजीकरण किया गया। जो सरकार की PSU थे वो सरकार पे से उसका जो कि सरकार पर से मालिकाना हक को हटाया गया, उसका जो प्राइवेटाइज किया गया और उद्यमों से सरकारी नियंत्रण को हटाया गया, यानी जो गवर्नमेंट की एक रोल नियंत्रण था, पकड़ थी, उसको भी हटाया गया। फिर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किया गया, निर्यात को बढ़ावा दिया गया और सरकार द्वारा की गई कटौतियों को भी कम करना तथा आदि जो कि नई आर्थिक नीति का प्रमुख पक्ष था। तो ये हमने समझा कि जो हमारी नई इकोनॉमी पॉलिसी थी उसकी क्या क्या मुख्य उसमें बातें थी, ये हमने यहाँ पे समझा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं उदारीकरण एवं निजीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। ये देखो आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि आपका जो 1991 में रिफॉर्म हुआ, उदारीकरण निजीकरण आया, उससे जो कि सामाजिक परिवर्तन, किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो कि उदारीकरण का अर्थ बता रहा है। तो समझते क्या है उदारीकरण। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वस्तुओं के अब व्यापारिक क्षेत्र को व्यापारिक बनाया जाए, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र जिस पे गवर्नमेंट का रोल है उसको हटाकर उसको जो कि व्यापारिक रूप से बनाया जाए। और साथ ही बोला जाए कि उत्पादन को सरकारी क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र में लाया जाए। फिर बोला जाए कि अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला बनाया जाए। साथ ही आपको नेक्स्ट पॉइंट देखो उदारीकरण के लिए बोला है कि जो बाजार की शक्तियों पर और अधिक भरोसा किया जाए और सरकारी नियंत्रण को कम से कम किया जाए। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब जो पूंजीवाद वाला कॉन्सेप्ट है उसको अपनाने की बात की जा रही है और बाजार पर जो कि गवर्नमेंट का रोल कम से कम हो, ना के बराबर हो, इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है आपका उदारीकरण के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। फिर देखो और क्या इसके अंतर्गत देखो कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है इस तरह उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसके प्रमुख पक्ष है। देखो हमने क्या क्या आर्थिक सुधार किया वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे जो हमारा टैक्स ढांचा था उस पर हमने बदलाव किया, आयात पर से जो कि सरकारी नियंत्रण उसको हटा लिया गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक जो लाइसेंस दिया जाता था, लाइसेंस राज था, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि आपको उद्योग अगर स्थापित करना है तो गवर्नमेंट से एसेंशियल जो कि लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाता था। इस तरह से जो कि काफ़ी चीज़ों पर हमने जो कि लाइसेंस को हटा दिया गया है। फिर देखो बोला जा रहा है कि और क्या इसके तहत किया गया, जो विदेश प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में जो कि वृद्धि किया गया, पूंजी बाजार की सुलभता की गई, मुक्त व्यापार की बात की गई, औद्योगिक कार्यक्रमों में जो कि उदारता लाया गया, विदेशी विनिमय नीति के तहत विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि आदि को प्रोत्साहित किया गया। तो ये सब जो कि हमारे जो कि इकोनॉमी पॉलिसी जब रिफॉर्म हुआ था तो उसकी शर्तों के अनुसार हमने ये सब बदलाव अपने किए थे। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। तो यहाँ बताया जाए कि जो निजीकरण वो क्या है। निजीकरण दरअसल एक तरह से आपको बोला जाए जो औद्योगिक क्रियाकलाप है वहाँ इस क्षेत्र जो कि निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा दिया जाए, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, निजीकरण, जिसकी शुरुआत आप देखोगे आंशिक रूप से 1973 में हुई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से देखोगे तो 1991 का जो आर्थिक सुधार आया था उसके तहत जो कि भारत में निजीकरण होना शुरू हुआ था। अब देखो इस प्रक्रिया को स्वीकारने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हम क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे। देखो बोला जाए कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना था, यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, अगर हमको अपने देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट करनी है तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि जो हम अगर देखो क्यों चाहिए, क्योंकि हम देखो जो उस टाइम जो अभी भी जो पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ जो आयात करते हैं ये डॉलर में आती थी। अगर हमारे पास जो कि विदेशी निवेश यानी FDI नहीं आएगा, FDI आएगा तो क्या आएगा, हमारे पास डॉलर आएगा। अगर डॉलर नहीं आएगा तो हम डॉलर कैसे पे कर पाएंगे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जो कि हम खरीदते हैं, तो हमारे पास डॉलर की कमी होगी तो हम ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, इससे जो कि हमारे देश का विकास जो कि रुक जाएगा। तो इसी वजह से बोला जाए कि FDI की ज़रूरत यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि FDI को प्रोत्साहन मिला। फिर देखो बोला जा रहा है कि देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, अन्य उद्देश्य से लिए गए ऋण के भुगतान में सहयोग, मतलब कि आर्थिक औद्योगिक विकास इस तरह से हो जिससे जो भी हमने ऋण वगैरह कर्ज लिया है उसको जो कि हम भर सके आसानी से, उसमें हमको कोई दिक्कत न हो। साथ ही इससे हम जो कि IMF से जो हमने ऋण लिया था उसको भी चुका सके थे, इसलिए जो कि निजीकरण आवश्यक हो गया था।
अब देखो निजीकरण के लिए क्या किया गया, उद्योगों का जो जितने हमारे इंडस्ट्री वगैरह था उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, और जो PSUs वगैरह था उसका भी निजीकरण किया, मतलब जो सरकार द्वारा जो उपक्रम स्थापित किया गया उनका भी निजीकरण किया गया, और सरकार का कम से कम नियंत्रण इन सब क्षेत्रों में रखने की कोशिश की गई। इससे जो कि हमारे देश में देखोगे आज जो कि FDI काफ़ी बढ़ गई है, और हमारे यहाँ जो कि रेमिटेंस भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो कि देखने को हमको मिली है। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि उदारीकरण एवं निजीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या हुए, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 1991 का जो आर्थिक रिफॉर्म हुआ था उसका हमारे आर्थिक और सामाजिक पर क्या परिणाम हुए हैं। तो ये टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। तो देखो यहाँ पे बताया जाए कि इसके जो 3 तरह के परिणाम हुए, आर्थिक परिणाम भी हमको देखने को मिले, सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम भी देखने को मिले, और राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिले, जो आपका 1991 का जो रिफॉर्म आया था उसके जरिए। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल से कौन कौन से आर्थिक परिणाम हुए। देखो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो जो पॉजिटिव परिणाम हुआ वो पहले पॉइंट में बताया जा रहा है। देखो क्या क्या पॉजिटिव परिणाम हुआ उदारीकरण और निजीकरण के परिणाम में। तो आर्थिक परिणाम देखोगे आपका, तो औद्योगिक उत्पादों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, उत्पादों की जो गुणवत्ता थी उसमें सुधार आया, उत्पादों के मूल्यों में भी कमी हो गई, अब जो विदेशी पूंजी थी उसमें उसके इन्वेस्टमेंट में हमको वृद्धि देखने को मिली। साथ ही बोला जा रहा है जो आपका सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर है उसमें भी सुधार देखने को मिला, और उदारीकरण तथा निजीकरण के सकारात्मक ये सब जो कि परिणाम हमको देखने को मिले, यानी कि जो मानव जीवन का एक तरह से आर्थिक जीवन स्तर था उसमें सुधार देखने को मिला। बाजार में जो कि औद्योगिकरण जब निजी हो गया तो इसमें जो कि कंपटीशन बढ़ा, जब कंपटीशन बढ़ा तो जो वस्तुओं के सामान्य थे मूल्य थे वो कम हो गए, दाम गिर गए, और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आने लगा। तो ये सब कुछ हमको पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो निगेटिव साइन भी हम इसका भी देखने को मिलता है। आर्थिक व्यवस्था में क्या निगेटिव साइन है, श्रम शोषण बढ़ गया, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई, पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा, जिससे क्या होगा जो सामाजिक आर्थिक विषमता थी यानी आय असमानता थी वो बढ़ गई, देशी उद्योगों को घाटे में जाना तथा विदेशोन्मुखी प्रवाह जैसे तथ्यों का उदारीकरण तथा निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पे हमने जो कि इसके कुछ आर्थिक नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देखे। अब देखो इसका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम हुआ आपका 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो देखते हैं कि इसने समाज और सांस्कृतिक परिणाम पर इस पर क्या इम्पैक्ट अपना डाला है। तो देखो इसके भी जो कि पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट कुछ जो कि इम्पैक्ट हुए तो समझते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कहा जा रहा है पहला पॉइंट में बताया जा रहा है संबंधों में स्वतंत्रता समानता में वृद्धि हुई है, मुखिया की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है, यानी जो मुखिया का सत्ता था पहले जो सत्ता चलता था वो जो कि खत्म हो चुका है, व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई है, पारिवारिक विघटन तीव्र हुआ है। इस सब चीज़ से देखोगे जो परिवार है उसका विघटन में तीव्रता बढ़ी है, और संयुक्तता का ह्रास हुआ है, यानी जो आपका समूहपन था एक समूहपन की भावना थी उसका जो कि कमी देखने को मिला है, और पीढ़ी अंतराल में हमको वृद्धि देखने को मिली है। मतलब कि जो दादा और पोते के बीच की जो दूरी है, जो आपका एक तरह से जो इनका जो कल्चरल जो हस्तांतरण था वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बोल सकते हो जो आपका जनरेशन गैप है वो बढ़ गया है, और वृद्धों की अवहेलना आदि जो कि देखा गया है। इस तरह से आप देख सकते हो संयुक्त परिवार पर उदारीकरण एवं निजीकरण के प्रमुख प्रभाव पड़े। इस तरह से आप देखोगे इस तरह की चीज जो कि संयुक्त परिवार पे इसके प्रभाव पड़े हैं। फिर देखो विवाह पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो तलाक दर है उसमें वृद्धि हो गई है, और विवाह के नवीन स्वरूपों का उदय भी हमको देखने को मिलता है। जैसे आप देख लो अभी समलैंगिकता को जो कि वैलिड कर दिया गया है, तो ये भी एक विवाह का एक नया स्वरूप जो कि हमको सामने देखने को मिलता है। किस आधार पर जो आपका नया जो इकॉनमी रिफॉर्म हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसी आधार पर आपको देखने को मिलता है, यानी इसको मान्य कर दिया गया है। फिर देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि परिवार पर स्त्रियों जो आर्थिक निर्भरता थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि आज स्त्रियां जो कि शिक्षित हो गई हैं और जागरूक हो गई है, और वो जो कि काम के लिए भी बाहर जा रही है। फलतः स्त्रियों की जो परिस्थिति है उसमें सुधार देखने को हमको मिला है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ पॉइंट, सामाजिक स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराकर स्त्रियों की परिस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है इसने। फिर देखो ये बोला जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मतलब जो ऐसी महिलाएं हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं उन पर वहाँ पर देखोगे महिलाओं का पर जो कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों नकारात्मक प्रभाव पड़ा? क्योंकि स्त्रियों को वहाँ पर वस्तु सामान समझ लिया, यानी उनको एक सस्ता श्रम के रूप में देखा जाता है, और उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा जैसी जो विशेषताएँ या प्रावधान है वो नहीं दिए जाते। तो एक तरह से कल जो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा जो कि महिला जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, तो ये जो कि इन पर जो कि नकारात्मक प्रभाव इन पर पड़ा है। फिर देखो और यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका जाति पक्ष है वो कमज़ोर हो गया है, और निहित स्वार्थों सिद्ध करने के लिए जाति के प्रयोग में वृद्धि हुई है। जैसे देखो आप कैसे जाति पक्ष कमज़ोर हुआ है,
जैसे समझो कि आपका जो 1991 का रिफॉर्म हुआ तो इससे आर्थिक विकास की बातें हुई, तो इससे क्या हुआ, नगरीकरण में अब देखोगे वृद्धि हो गई, तो लोग नगरों में अधिक से अधिक जाना शुरू कर दिए, नगरों का काफ़ी विकास हो गया। तो नगरों में आप देखोगे बहुत से लोग जो एक साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, है ना, एक ही बस और ट्रेन में सेवा, बस और ट्रेन में जो कि यात्राएँ करते हैं। तो जो जाति संबंधी जो प्रतिबंध था कि हम निम्न जाति के साथ खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो इस तरह का जो प्रतिबंध आपको देखने को अब नहीं मिलता। आप देख के नहीं बता सकते कि कौन किस जाति का है या कौन ऊँचे का निम्न है। तो ये जो आप कहोगे कि जो जाति के कई पक्ष थे वो कमज़ोर हो गए हैं। धर्म के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है तथा धर्म का जो कि बजारीकरण भी हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देखोगे जो शिक्षा का निजीकरण जो कि महंगी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दे रहा है, इससे देखो शैक्षिक असमानता में वृद्धि हुई है और परंपरागत शिक्षा का महत्व घटा है। अब देखो जब शिक्षा जो कि महंगी हो गई है तो इससे देखो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो आपको इसका नुकसान हमको देखने को मिलता है। साथ ही और देखो समाज में सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में धन के महत्व में वृद्धि हो गई है, वर्ग स्त्रीकरण मजबूत हुआ है और मध्यम वर्ग का उदय भी तेज हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है जो हमको बताया गया कि उदारीकरण के जो सामाजिक प्रभाव हमको देखने को, सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमने आर्थिक परिणाम देख लिया, सामाजिक परिणाम देख लिया, अब राजनीतिक परिणाम देखते हैं कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो इससे राजनीतिक सत्ता पर पूंजीपतियों की पकड़ मजबूत हुई है और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर हो गई है तथा राष्ट्रवाद का देखोगे तो ह्रास हो गया है, यानी उसमें कमी हमको देखने को मिली है। फिर बोला जा रहा है कि जो आपका सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि के कारण सामाजिक न्याय की अवहेलना हो गई है। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान करने की ओर भी उन्मुख किया है। तो देखो इसके सारे कई सारे जो निगेटिव कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं कि जैसे जो राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा थी वो जो कि कमजोर हो गई है क्योंकि पूंजीपतियों को पकड़ बन गई है और पूंजीपति जो कि अपने हिसाब से जो कि पॉलिसी बनवा रहे हैं। और इससे देखो जो आर्थिक सामाजिक आर्थिक विषमता वो भी, यानी इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रही है। तो जो हमारा सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य था वो भी जो कि प्रभावित हो रहा है। तो लेकिन इसके ये निगेटिव पॉइंट के साथ बोला जाए कि भारत जो कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की श्रेणियों में भी शामिल हो रहा है। तो ये एक इसका जो कि सकारात्मक प्रभाव देखने को हमको मिल रहा है। साथ ही यह निजीकरण को प्रोत्साहित करके गरीबी और विषमता को भी बढ़ाने में सहयोगी कहीं ना कहीं रहा है। तो इससे देखो गरीबी और जो आपका गरीबी है और जो समाज असमानताएं हैं उस सब की चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें जो कि इससे प्रभावित होती दिख रही हैं। फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि आर्थिक सुधार जनित यानी वैश्वीकरण, जब बाजार को खुला कर दिया गया, यानी कि वैश्वीकरण की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके न केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है बल्कि उपभोक्तावाद जो प्रवृत्ति है उसको भी प्रोत्साहित किया है। बल्कि वैश्विक संस्कृति मुख्यतः पश्चिमी औद्योगिक संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव तीव्र हुआ है, यानी जो यूरोपियन कल्चर है वो जो कि भारतीय संस्कृति पर हावी हो गए हैं। आज जो कि भारत में भी जो कि यूरोपियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। इस तरह आर्थिक सुधार जनित परिवर्तन जो कि इन प्रक्रियाओं से कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। अतः जरूरत है इन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जाए और संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो ये एक तरह से कंक्लूजन भी यहाँ पे हो गया। हमने देख लिया कि जो हमारा 1991 का रिफॉर्म हुआ था वो किस तरह से हुआ था, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और उसका जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। काफ़ी डिटेल्स हमने इस टॉपिक को देखा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, भारत में आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, यानी कि भारत में जो आर्थिक डेवलपमेंट है उसमें कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इसको निर्धारित करते हैं कि भारत का आर्थिक विकास मतलब सकारात्मक हो रहा है कि नकारात्मक हो रहा है। तो कुछ ऐसे फैक्टर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे देखो बोला जा रहा है पहला क्या है, जाति प्रथा। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका जो कि आपका मेंस में जो कि इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा इस पर बनी रहती है। तो देखो भारत में जो आर्थिक विकास उसको जो कि निर्धारित करने वाले कुछ सामाजिक कारक है, जैसे इसमें बोला जाता है जो आपका जाति प्रथा। तो जो आपका बताया जा रहा है कि जाति प्रथा अथवा जाति निष्ठा के विकास ने जो कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यानी जो जाति प्रथा है उसने आर्थिक विकास में बाधा डाला है। देखो इसमें बोला जाए कि यह पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर व्यवसायों के विकास में बाधक रही है। मतलब ये बोल देता है कि किसी को कुछ व्यवसाय करना है तो बोलता है ये अपवित्र वाली व्यवसाय आप इसको मत करिए, लेकिन हो सकता है उस व्यवसाय में जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि फलने फूलने की संभावना है वहाँ पे बनी हो, फिर भी जो कि इस तरह की बातें वहाँ पे की जाती है। इसके साथ ही बोला जाता है कि एक व्यक्ति के व्यवसाय जन्म से निर्धारित करके व्यवसायिक विकास में बाधक रही है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति अगर जाति व्यवस्था में क्या होता है कि उसका जो व्यवसाय है वो जन्म से आधारित जो कि डिसाइड हो जाता है कि उसके जो पिताजी काम करते हैं वही काम जो कि वो भी करता है, वो उसका जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी होगी वो भी वही काम करेगी। तो इससे क्या होगा, अगर
वो जो बच्चा है उसमें अगर कोई प्रतिभा है, किसी और क्षेत्र में वो कुछ अच्छा काम कर सकता है, उसमें वो कौशल वगैरह है, योग्यता है, तो उसको जो कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है जाति व्यवस्था की वजह से, जिससे हमारी जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि इकोनॉमिक लॉस देखने को हमको मिलता है। तो उसी आधार पर बोला जा रहा है कि जो व्यवसाय जो आपका ये व्यवसाय है वो जन्म से निर्धारित होने के कारण जो कि बहुत सारे जो कि लॉस को हमको देखने को मिलता है। साथ ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो यह सामाजिक कुरीतियों पर अपव्यय करके, यानी जो भी आपका कह लो आप लोग बहुत सी चीज़ों को देखते होंगे, जैसे बहुत लोग चले जाते हैं, उनका कोई दिक्कत वगैरह परेशानी है, समस्या है, तो जो कि टोना टुका करवाते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, जादू टोना का सहारा लेते हैं, तो इस पर देखो उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो कि खर्च होता रहता है हमेशा। तो इससे क्या होगा, तो जो इससे उनकी जो बचत करने की क्षमता है और जो पूंजी निर्माण में सहयोग की बात है वो ये नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो फिजूल खर्ची होता जा रहा है और वो जो कि पूंजी निर्माण में अपना सहयोग नहीं दे पाते। तो जब पूंजी निर्माण में सहयोग नहीं दिया जाएगा तो आपका आर्थिक विकास बाधित होता रहेगा। तो इस आधार पर कह सकते हो कि आप जातिवाद के कारण भी जो कि उत्पादकता एवं प्रशासनिक जो कार्य क्षमता है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रहती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जातिवाद एक तरह से देखो जो जाति प्रथा है वो जो कि आर्थिक विकास में बाधक के रूप में नकारात्मक प्रभाव दिखाती है। फिर पर साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपरोक्त जो तथ्य है वो आर्थिक विकास पर जाति प्रथा के प्रभाव के सिर्फ एक पक्ष को दर्शाती है। अनुभवाविक अध्ययनों के आधार पर बताया जाता है कि जाति प्रथा के अंतर्गत कुछ जातियों ने व्यावसायिक आधुनिकीकरण को सफलतापूर्वक अपनाकर आर्थिक विकास में सहयोग भी दिया है। कहने का मतलब जो जाति व्यवस्था है उस आधार पर कुछ व्यवसायी है, उन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर ही जो कि व्यवसाय में काफ़ी अच्छा जो कि सक्सेस पाया है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जो मारवाड़ी समुदाय है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि व्यवसाय में आगे है और उनमें जो कि जाति के आधार पर जो कि एकता भी पाई जाती है। तो इस तरह से देखोगे कि जाति व्यवस्था ने जो कि व्यवसाय में सकारात्मक प्रभाव भी दिखाया है। फिर देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास में कौन सा सामाजिक निर्धारक तत्व है, तो एक का जो संयुक्त परिवार है उसकी बात कर रहा है। मिल्टन और सिंगर ने मद्रास के औद्योगिक घरानों के अध्ययन किया है और उस अध्ययन में बताया कि जो आपका औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त परिवार का प्रबंधन प्रणाली का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके औद्योगिक क्षेत्र में सफलता हासिल की जा रही है। कहने का मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे जैसे आपका जो संयुक्त परिवार है इसमें जो मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट होती है उसका प्रयोग करते हुए, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मद्रास में जो कि इंडस्ट्री को काफ़ी आगे ले जाया जा रहा है। तो एक तरह से कह लो जो संयुक्त परिवार एक तरह से इसमें जो कि सकारात्मक जो कि भूमिका निभा रही है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए जो आपका धर्म है वो किस तरह की भूमिका निभा रही है आर्थिक विकास में। देखो कहा जा रहा है एक और जहाँ धार्मिक विश्वास एवं मूल्यों ने भाग्यवादिता को प्रोत्साहित किया है और इसको प्रोत्साहित करके देखो लोगों में जो कि संतोष की भावना को भी धर्म ने जो कि प्रोत्साहित किया है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा एवं आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है वो निरुत्साहित होते नहीं, यानी कि उस पर जो कि रोक लगता है। और दूसरी ओर साथ ही आप इसमें देखोगे जो फिजूल खर्ची बढ़ाकर पूंजी के अपव्यय को संभव बनाया, यानी कि जो फिजूल खर्ची आप धर्म के देखो काफ़ी ज़्यादा खर्चे वगैरह होते हैं, तो जो कि ये जो कि आर्थिक व्यवस्था जो कि इसको फिजूल खर्ची के रूप में देखती है, जिससे जो कि जो पूंजी का जो संचयन होना चाहिए आर्थिक विकास के लिए वो नहीं हो पाता है। तो फिर वही बोल रहा है कि ये तो धर्म का एक पहलू हमको देखने को मिला है, साथ ही इसका एक और पहलू है जिसे देखो जो धर्म होता है वो कहता है कर्म के सिद्धांत के रूप में जो कि व्यक्ति को कार्यशीलता में प्रोत्साहित करता है और इस तरह से जो कि श्रम शक्ति के विकास में सहायक है। अब देखो जो आप किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमको श्रम शक्ति चाहिए, और श्रम शक्ति किससे जो कि डेवलप हो रही है, जो आपका कर्म का सिद्धांत है भारतीय पौराणिक कथाओं में, तो वहाँ पे देखोगे कर्म का सिद्धांत दिया गया है। तो इससे देखो जो श्रम शक्ति डेवलप हो रही है, श्रम शक्ति अगर डेवलप होगी तो आपका इंडस्ट्री भी जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगी। तो इस आधार पर बताया कि धर्म जो कि देखोगे अधिकतर मामलों में देखोगे एक तरह से तो आर्थिक विकास में बाधक ही है, लेकिन कहीं कहीं जो कि ये आपका आर्थिक विकास में सहयोग भी है, वही कर्म के सिद्धांत पर आधार पर। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि आप इन सब चीज़ का नोट्स अगर अपने कॉपी बनाओ तो कैसे बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो कि जो आपका आर्थिक निर्धारण में जो फैक्टर एक आपका धर्म है, तो आप इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से निगेटिव। तो पहले मैंने यहाँ पे निगेटिव बताया, जैसे इसमें देखो भाग्यवादिता का कॉन्सेप्ट है, संतोष की भावना है, इससे क्या होता है यह जो कि आर्थिक विकास में बाधक के रूप में हमको दिखने को मिलता है। फिर साथ ही हम यहाँ पे इसका सेकंड पहलू बताते हैं कि इसमें देखो कर्म का सिद्धांत है, जिससे जो कि आपका श्रम शक्ति में विकास होता है, तो इससे देखोगे आप यह जो कि आर्थिक विकास में सहायक भी है। तो इस तरह से जो कि आप शॉर्ट नोट्स अपना जो फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो, जिससे आपको एक नज़र में सारा कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो जाएगा और फटाफट रिविजन भी आपका होता रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पे बनाकर दिखा दिया कि आपको किस तरह से नोट्स वगैरह थोड़ा सा अपने कॉपी पे बनाना है। तो चलो यहाँ पे हमने धर्म की बात देख ली कि वो कैसे सहायक भी है, कैसे बाधक भी है। अब फिर देखो यहाँ पे जो
उत्तराधिकार का नियम है उसका प्रभाव देखते हैं वो कैसे आर्थिक व्यवस्था पे जो कि आर्थिक विकास में प्रभाव डालता है। यहाँ देखो कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार नियमों के कारण भूमि का अपखंडन एवं अनार्थिक जोतों में वृद्धि तथा संपत्ति विभाजन से आपसी संघर्ष व वैमनस्यता में वृद्धि हुई है, यानी जो संघर्ष है उसमें वृद्धि हुई है। फलतः समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय हुआ है। दूसरी ओर यहाँ पे देखो बताया जाए जो उत्तराधिकार का नियम है इससे देखो जो भूमि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है और अनार्थिक जोतों में वृद्धि हुई है। साथ ही जो संपत्ति विभाजन है वो जो कि उसको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा हमेशा जो कि अक्सर जो कि विवाद देखने को मिलता है, आपके एरिया में भी देखने को मिला हुई होगा आपको कभी ना कभी कि एक परिवार में कुछ लोग जो कि संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है आपका जो धन है, समय है और शक्ति है, इस सब का जो कि लॉस होता है। और जो कि ये सब चीज़ें जो कि आर्थिक विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब इसका लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका आर्थिक विकास है वो प्रभावित होगा। दूसरी ओर उत्तराधिकार के नियम उद्यमिता के विकास में, श्रम की गतिशीलता में तथा कार्य अभिप्रेरणा में सहायक भी सिद्ध होता है। कहने का मतलब मान लो कोई एक फैक्ट्री है, अब उसका जो स्वामी है वो उसका डेथ हो गया तो उसके जो बच्चे हैं या फिर जो उसका जो उत्तराधिकारी है उसके पास इसका स्वामित्व आ गया, तो इससे क्या हुआ ये जो फैक्ट्री की निरंतरता है वो बनी रहती है, फैक्ट्री खत्म नहीं होती। तो उत्तराधिकार का नियम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है जिससे इस पर डिपेंडेंट जितने भी रोजगार है वो भी बने रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि उत्तराधिकार का नियम एक तरह से देखोगे अभिप्रेरणा के रूप में भी सहायक सिद्ध होते हैं और इससे जो कि श्रम की गतिशीलता भी हमको देखने मिलती है। श्रम की गतिशीलता कहने का मतलब कि अगर कोई संपत्ति पे कोई एक काम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जैसे मान लो कोई खेत है, अगर उस पर कोई काम कर रहा है तो जब इस संपत्ति की बंटवारा होगी तो आगे भी जो कि ये जो खेत है इस पे जो कि उसका बालक जो भी उसके बच्चे होंगे वो जो कि इस पर काम करेंगे। यानी जो श्रम की गतिशीलता है वो बनी हुई है, यहाँ पे रुकी नहीं है उस व्यक्ति के डेथ कर जाने के बाद। तो ये सब चीज़ें भी उत्तराधिकार के नियम के साथ देखोगे तो सहायक एक तरह से देखने को मिलती है। फिर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है जो जनसंख्या संरचना है वह जनसंख्या वृद्धि है, इसका प्रभाव देखेंगे आर्थिक व्यवस्था पे कि यह कैसे आर्थिक विकास में सहायक या बाधक है। यहाँ देखो बताया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ बच्चों एवं वृद्धों के अधिक अनुपात के से आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचे। कहने का मतलब कि अगर देखो जिस देश में बच्चों की संख्या और बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आर्थिक विकास में वो बाधक है। क्यों बाधक है? क्योंकि देखो ये जो आपका श्रम है आर्थिक विकास में ये योगदान नहीं देते। एक तरह से जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं ये आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक भाषा में ये एक तरह से निर्भर लोग कहलाते हैं। और ये जो कि युवा पर डिपेंडेंसी है, यानी ये रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी है, ये जो कि आपका उत्पादन में जो कि कोई योगदान नहीं दे रहा है लेकिन ये जो कि रिसोर्सेज पर दबाव बना रहे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी देश में जो बच्चे होंगे बूढ़े होंगे वो जो कि आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। दूसरी तरफ देखो जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए कि वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि को सकारात्मक दृष्टि रूप से देखा जाता है क्योंकि यह मानव संसाधन के उद्भव से सहायक होता है। मतलब जितने ज़्यादा आपके पास लेबर जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास लेबर वर्ग होगा जो आपके इंडस्ट्री में जो कि यानी आर्थिक विकास में सहायक पहुँचाएगा। तो इसी के आधार पर इसके अलावा देखो और कुछ एरिया है सामाजिक तत्व जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, गरीबी, बेरोजगारी आदि संरचनात्मक तत्व भी हैं जो भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि भारत के एक तरह से देखो निगेटिव रूप में जो कि भारतीय आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझा कि कौन कौन से ऐसे सामाजिक तत्व है जो कि भारत के आर्थिक विकास को बाधक करते हैं या फिर उनमें सहायता पहुँचाते हैं। अब देखो यहाँ पे भारत में आर्थिक विकास के बाधक यानी कौन कौन से एरिया जहाँ पे आर्थिक विकास को बाधाएँ पहुँचती है। तो देखो वो हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। जिससे बोला जाए जो थॉमस शी ने भारत में आर्थिक विकास को 4 बाधाओं, अब थॉमस शी जो हैं वो भारत में जो आर्थिक विकास है उसको 4 बाधाओं के आधार पर देखते हैं कि इसमें 4 तरह की बाधाएं हैं। जैसे बोलते हैं जाति पहली बाधा है, भूमि का पट्टा स्वरूप जो है वो एक बाधा है, जनसंख्या वृद्धि और संपत्ति पर कानून की चर्चा। ये सब संपत्ति जो है और इसकी जो चर्चा होती है ये सब जो कि इस बाधा की बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है भारत में आर्थिक विकास के बाधक, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व जो भारत के आर्थिक विकास में बाधक के रूप में। तो देखो यहाँ पे कुछ समाजशास्त्री जो अपनी स्टडी में बताते हैं। थॉमस शी के अनुसार देखो भारत में आर्थिक विकास के 4 बाधाएं हैं। थॉमस शी जो अपनी स्टडी में बताते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी भारतीय समाज में जो आर्थिक विकास को रोकती हैं। जैसे बोले जाति एक है, भूमि पट्टे का जो स्वरूप है वो भी, और जनसंख्या वृद्धि तथा जो संपत्ति का कानून है उस आधार पर भी जो कि भारत के आर्थिक विकास को बाधित करती है। साथ ही देखो यहाँ पे AR देसाई है। AR देसाई ने 2 बाधाएं बताई हैं। पहला तो जाति व्यवस्था को बताया, दूसरा जो कि निम्न स्तरीय निष्ठा यानी जैसे नातेदारी निष्ठा है, क्षेत्रीय पहचान, धार्मिक लगाव की प्रमुख बातें। तो मतलब जो ये सब जो निम्न स्तरीय चीज़ें हैं लोगों के मन में है कि हमको क्षेत्रवाद को काम करना चाहिए, सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो ये सब चीज़ें भी देखो भारत को जो आपका
आर्थिक विकास है उसमें जो कि बाधक है, ऐसा AR देसाई जी कहते हैं। योगेंद्र सिंह भी बताते हैं कुछ ऐसे तत्व जो भारत में बाधक हैं, जैसे अलौकिकता, पूर्णता, संस्तरण और निरंतरता। इसके शीर्षक के अंतर्गत इसको जो कि रख के समझने का प्रयास किया कि क्या क्या जो कि चीज़ें जो कि बाधित है। तो ये योगेंद्र सिंह का जो ये जो देखो अलौकिकता, पूर्णता, संस्तरण और निरंतरता ये आधार रहे हैं, और इसी आधार पर इन्होंने देखने की कोशिश की कि कैसे जो कि भारतीय समाज जो कि आर्थिक विकास के लिए प्रभावित हो रहा है इन आधारों पे। फिर अब देखो यहाँ पे मुख्य रूप से मोटा मोटा कार्य जो आर्थिक विकास में बाधित है, वही जैसे जाति व्यवस्था, जैसे हमने अभी काफ़ी डिटेल्स देखा कि कैसे इससे देखो बचत और पूंजी का, इसमें देखो जो जैसे फिर से देखते हैं जो आर्थिक विकास की बाधाएं हैं, उसमें देखो पहला पॉइंट बोला है जाति व्यवस्था। कैसे जाति व्यवस्था अभी हमने देखा, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखो व्यवसाय को जन्म से निर्धारित कर देती है, जिससे व्यावसायिक जो गतिशीलता है वो बाधित हो जाती है। साथ ही देखो जाति व्यवस्था ने सामाजिक कुरीतियों पर अपव्यय करके जो कि बचत और पूंजी निर्माण क्षेत्र में भी कुप्रभाव डाला है। फिर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका जातिगत पक्षपात है या जातिवाद है, इसके कारण जो कि उत्पादकता और प्रशासनिक कार्यों में जो कि गुणात्मक कमी आई है। साथ ही इससे देखो व्यक्तिगत क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये आपका जाति व्यवस्था जो कि आपके भारत में देखोगे तो आर्थिक विकास में नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपकी संकीर्ण मानसिक निष्ठाएं हैं, जैसे भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब जो संकीर्ण मानसिक निष्ठाएं, लोगों की सोच है, ये भी जो कि भारत के आर्थिक विकास में बाधक रही है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह क्षेत्रीय सांप्रदायिक तनाव या हिंसा को उत्पन्न करके जान माल की क्षति पहुंचाकर, आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाकर आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाती रहती हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है जो आपका धार्मिक विश्वास या मूल्य व्यवस्था है, ये भी जो कि भारतीय समाज के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, जैसे हमने अभी कुछ पॉइंट में देखा था। फिर साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि है, वही कैसे जो कि जनसंख्या लाभांश जो कि जनसंख्या भारांश बन जाता है, तो वो भी जो कि एक तरह से फैक्टर है जो आपके आर्थिक विकास में बाधक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ बोला जा रहा है जो गरीबी, बेरोजगारी, वो भी आर्थिक विकास में बाधक है। और सबसे बड़े फैक्टर जो कि अशिक्षा है और जागरूकता का अभाव है, यह भी जो कि भारतीय आर्थिक विकास में बाधक के रूप में हमको देखने को मिलता है। कहा जा रहा है स्पष्ट उपरोक्त तत्वों ने भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कई रूपों में बाधित किया है और आज भी आर्थिक विकास के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है, जिनको समाप्त किए बिना आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरी नहीं की जा सकती है। अब चलो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कि भारत में आर्थिक विकास के क्या क्या परिणाम हुए। जो आपका 1991 का रिफॉर्म हुआ था उसके क्या क्या परिणाम हुए वो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसको जो कि हम आपका जितने भी भारत में अब तक आर्थिक विकास हुए हैं कह लो, तो उसके क्या परिणाम हुए उसका हमको दो आधार पर देखेंगे, एक आर्थिक परिणाम क्या हुए उसके और सामाजिक परिणाम क्या हुए। तो यहाँ पे आर्थिक परिणाम के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है स्वदेशी एवं लघु उद्योग, देखो सकारात्मक इसके परिणाम में देखोगे तो ये सब बातें बताई जा रही है ऊपर कि आर्थिक विकास के सकारात्मक परिणामों में देखोगे तो विकास दर में वृद्धि हुई है, विदेशी निवेश यानी जो FDI उसमें वृद्धि हुई है, व्यापार में वृद्धि हुई है, गरीबी में देखोगे कमी आई है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ है, सेवा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमने जो कि प्रोग्रेस किया है, और जो आपका प्रौद्योगिकी है इसके विकास के कारण जो कि कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ है, और उपभोक्तावादी का प्रचलन भी काफ़ी हमको देखने को मिला है, जिससे अब देखो इसके साथ क्या हुआ, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हुआ है और भारतीय सामान को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि निर्यातोन्मुख मनाया जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो कि ज़्यादा डेवलप की जा रही है अब। इसके अलावा देखो जो श्रम के प्रवाह है इसमें भी वृद्धि है, यानी कि बहुत से भारतीय लोग जो कि विदेशों में जाकर काम करते हैं और जो उसके बदले जो कि भारत में रेमिटेंस वगैरह भेजते रहते हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा है इसमें भी जो कि काफ़ी ज़्यादा भंडार हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ आर्थिक जो आपका आर्थिक विकास हुआ है भारत में उसका एक सकारात्मक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है आर्थिक स्तर पे। अब देखो आर्थिक स्तर पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसके हुए हैं आर्थिक विकास के क्या क्या हुआ है। जैसे देखो जो स्वदेशी और लघु उद्योग है वो प्राय बंद हो गए हैं, अंतर प्रादेशिक विकास वृद्धि दर में अंतर आया, यानी देखो कुछ प्रदेश है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया जबकि कुछ राज्य जहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। जैसे आप देख लो यूपी और केरल का देख लो एग्जाम्पल, केरल और झारखंड का एग्जाम्पल देख लो, तो जो केरल है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है जबकि झारखंड काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य देखने को मिलता है। तो फिर अंतर प्रादेशिक निवेश में विषमता दृष्टिगत, यानी कि कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा निवेश आया, जैसे बम्बई वगैरह देख लो, दिल्ली वगैरह देख लो, यहाँ पे कलकत्ता वगैरह देख लो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कि बंगाल में निवेश आता है। लेकिन और कुछ राज्य जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे निवेश की कमी हमको देखने को
मिलती है। फिर देखो साथ ही बोला जाएगा जो सेवा क्षेत्र में हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया, तो इससे देखो किसी क्षेत्र की उपेक्षा हमको देखने को मिल रही है, यानी किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट उतने अच्छे स्तर से हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही बोला जा रहा है कि निवेश केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही हुए हैं, जबकि संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश की कमी हमें देखने को मिला, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश की कमी हमको देखने को मिली है। साथ ही बोला जा रहा है कि जो आपका कुछ एक उद्योगपतियों के एकाधिकार में भी वृद्धि हुई है, यानी जो उद्योगपति है उस आधार पर जो कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी भी वगैरह बनाती है उनके हित के हिसाब से। इस तरह से देखो कि जो उद्योगपति इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके एकाधिकार में भी वृद्धि हुई है, जिससे जो सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो हमारा मोटो जो कि कह लो खराब हो गया है, वो मोटो को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बोला जा रहा है कि भारत से पूंजी का प्रवाह बाहर की ओर हुआ है। कहा जा रहा है जो भारत से देखो बहुत सारी संपत्ति वगैरह जो कि बहुत सारे जो कैपिटल है वो जो कि बाहर विदेशों में चला गया है, कह सकते हो आप। जैसे कि भारत ने अगर कर्जा ले लिया तो उस पर ब्याज जो भरना है उस आधार पर जो कि भारत की जो कैपिटल है जो कि बाहर चली जाती है, विदेशों में चली जाती है, तो इस आधार पर जो भारत से पूंजी है वो भी बाहर चली गई है। भारत का जो आर्थिक विकास है उसके परिणाम के स्वरूप देखोगे। अब देखो भारत के आर्थिक विकास में हमने आर्थिक परिणाम के सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम देखे। अब भारत के आर्थिक विकास से जो सामाजिक परिणाम हुए वो हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो बोला जा रहा है कि जाति प्रथा के महत्व में कमी आई है, धर्म के प्रभाव में कमी आई है, वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता देखने को मिला है, पारिवारिक संबंधों में स्वतंत्रता आई है, समानता में वृद्धि हुई है, स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता है वो बढ़ी है। अब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के स्तर में भी वृद्धि हमको देखने को मिला है। आर्थिक विकास के सकारात्मक प्रभाव के रूप में ये सब बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो कि सामाजिक स्तर पर काफ़ी सकारात्मक परिणाम हुए हैं। अब साथ ही इसके कुछ नकारात्मक परिणाम हुए, जैसे देख लो यहाँ पे आपका व्यक्तिवादी और एवं स्वार्थवादी जो भावना है उसमें प्रोत्साहित हुए, उपभोक्तावादी में वृद्धि हुई है। उपभोक्तावादी में वृद्धि होने से क्या हुआ, जो आपके संसाधन है उस पर दबाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और करप्शन जो कि वो भी बढ़ रहा है। फिर देखो संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है और तलाक की दर में भी हमको वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाए जो प्राथमिक समूहों का विघटन हुआ है और पड़ोस के महत्व में भी कमी आई, यानी जो समूह आदि वाली भावना थी वो उसमें जो कि हमें कमी देखने को मिली है। साथ ही बोला जा रहा है जो आपका स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि और उनके समक्ष भूमिका संघर्ष का संकट, ये सब भी हमको नेगेटिव पॉइंट में देखने को मिलता है। फिर बोला कि जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना का है उसका जो कि ह्रास हमको देखने को मिलेगा। आज देखो राष्ट्रवाद से ज़्यादा जो कि क्षेत्रवाद देखने की समस्या हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बोला जाएगा जो आपका बाल अपराध, वेश्यावृत्ति और मादक दुष्प्रिय जैसी समस्याओं में भी वृद्धि देखने को हमको मिली है। फिर उसका देखो बोला जाए जो बेरोजगारी है ये तो आज देखो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, तो बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है और आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है, यानी कई बार जो इनकम इनइक्वालिटी वो भी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही देखो और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो राज्य के कल्याणकारी गतिविधियों में कमी देखने को मिली है, जिसके कारण देखो स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कटौती और इन क्षेत्रों में असमानता में वृद्धि हुई है। फिर और इसका नकारात्मक पॉइंट भी क्या बोला जाए जो आपका क्षेत्रीय असमानता है इसमें भी वृद्धि के कारण जो क्षेत्रवाद है उसका जो कि उद्भव हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भारत में आर्थिक विकास के जो सामाजिक परिणाम हुए उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे इसके देखा। अब देखो बोला जा रहा है कि भारत में जहाँ आर्थिक विकास ने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं, वहीं इसके दुष्प्रभावों ने गहराई से समाज को प्रभावित भी किया है। अतः एक आदर्श विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। अगर भारतीय समाज को आपको एक आदर्श समाज बनाना है तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं इसको हमको कम करना होगा और इसके साथ ही जो कि हमको आर्थिक विकास यानी समृद्धि यानी सतत विकास की संकल्पना को भी आगे लेके बढ़ाना होगा, तभी जो हमारे जो SDG गोल वगैरह है इन सबको हम जो कि प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो शेष टॉपिक वो अगले वीडियो में कल आपको हमको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।